नमस्कार, 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित चिकित्सा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़ रहा है हेल्थ टूरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे के बाद हुए स्वदेश के लिए रवाना। प्रवासी भारतीयों ने फ्रांस में प्रधानमंत्री का किया जबरदस्त स्वागत। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान। रेपो रेट 4 से बढ़ाकर 4.4% किया गया। और लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश से बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल के ग्राम जामली पोखरी में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हेल्थ टूरिज्म आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ही प्रारंभ हुआ है। इस कार्य को और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के हेल्थ वेलनेस सेंटर के सपने और हर घर नल योजना के दृष्टिगत पोखरी में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। पोखरी में पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर की पर पानी पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रखकर उनकी नियमित जुताई करने से पानी पहाड़ों के अंदर जाएगा और वनस्पतियों को भी विकसित होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में स्वामी बाबा रामदेव और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतरीन व्यवस्था, देसी व्यवस्था को लागू करना। इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके, जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरणस्थली बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस दौरा संपन्न करके स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही उनकी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा भी पूरी हो गई। अपने संक्षिप्त दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में जब होटल प्लाजा एथनी पहुंचे तो प्रवासी भारतीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अगुवाई कर रहे लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और इनके साथ संवाद भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डेनमार्क में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कोविड के बाद बहुपक्षीय सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और नवाचार पर फोकस रहा, तो स्वच्छ और हरित ऊर्जा नार्डिक देशों में कौशल क्षमताओं को भारत की संभावनाओं से जोड़ने पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन कोरोना के बाद आर्थिक रिकवरी, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर केंद्रित रहा। The discussions during the Nordic Summit are being held basically in three clusters. One relating to multilateral cooperation in the context of COVID aftermath. Two, the climate and sustainable development and blue economy. And three, the innovation segment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास और आर्थिक विकास की यात्रा के पिछले 75 वर्षों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में नॉर्डिक देशों की सराहना की। नॉर्डिक देशों और भारत ने लोकतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था के मूल्यों को साझा करने के साथ ही विभिन्न वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण को भी साझा किया। इसमें व्यापक सहकारी भागीदारी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें शहरी नवीनीकरण, नदियों की सफाई, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास प्रमुख हैं। पीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने टीकाकरण की प्रभावी पहुंच और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया और कैसे ये ओपन सोर्स के आधार पर उपलब्ध होने के साथ ही विश्व की भलाई के काम आया। पीएम ने कहा कि भारत ने 100 से ज्यादा देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं और उनकी क्षमता निर्माण में भागीदारी की है। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्व स्तर पर टीकों के उत्पादन के लिए अस्थायी ट्रिप्स छूट की आवश्यकता के साथ ही जरूरतमंद देशों को टीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। Prime Minister also said that there is a need for temporary TRIPS waiver for vaccine production globally, with a view to ensure its availability, vaccines availability to the needy countries. Prime Minister closed this segment by saying that there is a need for human-centric multilateral order, which is designed to respond to the current global realities. सतत विकास और नीली अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की नीतियों में शामिल स्थायी, स्वच्छ और हरित विकास की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने CDRI और नॉर्डिक देशों के साथ सौर गठबंधन के साथ साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। Prime Minister particularly emphasized the need to encourage people to change their lifestyles and promote what he has often and publicly called lifestyle for environment. प्रधानमंत्री ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ब्लू इकोनॉमी भागीदारी के एक नेटवर्क की संरचना का आह्वान किया। नवोन्मेष के सत्र में स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल इनोवेशन सहित डिजिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस इनोवेशन और टेक पार्टनरशिप पर फोकस रहा। Ambitious agenda of partnership, which I said earlier on, will seek to combine and converge the skill capabilities, the innovation capabilities, the technology capabilities in Nordic countries with the opportunities in India, and I think will set the basis for a very strong trade, investment and technology partnerships in months and years ahead. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में एक लंबा सफर तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और वैश्विक समृद्धि और सतत विकास में योगदान भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम में आयोजित शिखर सम्मेलन में 2018 में पहली बार भारत एक मंच पर समूह के रूप में नॉर्डिक देशों के साथ जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के पहले आइसलैंड की प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, स्वीडन के प्रधानमंत्री और फिनलैंड की प्रधानमंत्री से बातचीत की। इस दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से पीएम मोदी ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े हुए सभी मसलों पर चर्चा की। यूरोप की 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे दिन भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन सहित सदस्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोबदास्तीर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम में पहली भारत नॉर्डिक शिखर बैठक के दौरान पहली बैठक को गर्मजोशी से याद किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से भूतापी ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, आर्कटिक, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भूतापी ऊर्जा विशेष रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां आइसलैंड को विशेष विशेषज्ञता हासिल है।
दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जैकोब स्पीर के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की और उन्हें इस संबंध में भारत की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भारत EFTA व्यापार वार्ता में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा हुई। We have a lot of possibilities to deepen those bilateral relations. For example, when it comes to issues of climate and gender equality, Iceland and India have a cooperation when it comes to geothermal energy, and I see a lot of possibilities in deepening that collaboration. We have also had cooperation when it comes to the fisheries sector and innovation within the fisheries sector. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री स्टोर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। दोनों नेताओं ने ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित शिपिंग, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में जुड़ाव को गहरा करने की क्षमता पर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि यूएनएससी के सदस्य के रूप में भारत और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। We have big coastlines, continental shelves, so Norway and India have cooperations in the blue economy, ocean management, how to safeguard the oceans, how to create energy out of the oceans, sound fisheries, shipping, green shipping. We have come far. We also discussed renewable energy for the economy, how to create green hydrogen, how to manage our rivers, how to manage renewable energy, big push forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और फिनलैंड के बीच विकासात्मक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। They talked about cooperation in the field of digital innovation, in the field of digital goods and platforms, including infrastructure such as 5G and 6G. Joint establishment, we have already recently established a joint center of excellence in the field of quantum computing, and lastly the investment in the technology sector by the Finnish companies who already have a very strong presence, companies such as Nokia and Ericsson. द्विपक्षीय मुलाकातों के दौर में पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडेलना एंडरसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड IT पहल द्वारा की गई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने नवाचार, जलवायु प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, सतत खनन और व्यापार और आर्थिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। Many Swedish companies that are producing products in India. It's an excellent country for production, and of course we would like to have an even deeper cooperation, not at least in the area of climate change and environment. And I understand it's very hot in India right now. It's another reason why we speed up the green investments and make this transition, green transition. भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर पीएम की द्विपक्षीय मुलाकातों से सदस्य देशों के साथ आपसी हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इन मुलाकातों में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर रहा, जो आने वाले समय में देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की घोषणा की है और अब इसे 4 से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान में इसकी घोषणा की। रेपो रेट बढ़ने का क्या होगा असर, देखें इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रेपो दर में 0.4% की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़कर के 4.4% हो गई है। सीआरआर में भी 0.5% की बढ़त के बाद सीआरआर 4.5% हो गया। मई 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की गई है। महंगाई के 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद ये फैसला हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक सुर में इस बात पर सहमति जताई कि विकास को सहारा देने के साथ ही महंगाई दर को काबू में रखना वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। The Monetary Policy Committee voted unanimously
to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. दरअसल कई देशों में महंगाई 30 से 40 सालों के उच्चतम स्तर पर है, तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। मार्च में पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कोविड की वजह से दुनिया के विकास दर में 1% की कमी की आशंका है। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि महंगाई पर काबू रखने और विकास को सहारा देने के लिए वो प्रतिबद्ध है। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Geopolitical tensions are ratcheting up inflation to their highest levels in the last 3 to 4 decades in major economies, while moderating external demand. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बरकरार रखने, इसे समावेशी बनाने के लिए महंगाई पर काबू पाना बेहद जरूरी है और इसलिए आर्थिक और वित्तीय स्थायित्व के साथ साथ विकास की दर को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब देश में महंगाई काबू में रहे। ऐसे में आरबीआई का यह कदम बेहद जरूरी हो गया था। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके कारण ये बदलाव आया है। लखनऊ में मोहनलालगंज और मलिहाबाद क्षेत्रों में धूल भरी आंधी का असर दिखाई दिया। वहीं शहरी इलाकों में हल्की फुहार पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया। अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। तेज आंधी के कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांस फिल्म फेस्टिवल के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि ये फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। इस साल से शुरू हुई इस नई परंपरा को भविष्य में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के संस्करणों में भी जारी रखा जाएगा। इस मौके पर आर माधवन की फिल्म रॉक एंट्री का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में डेडिकेटेड इंडिया पवेलियन होगा, जिसकी थीम फिल्म निर्माण और फिल्म शूटिंग में भारत को कंटेंट हब बनाना होगी। कंट्री ऑफ ऑनर में कान नेक्स्ट जो उसमें भी 5 नए स्टार्टअप्स को वहां पर जाने का अवसर मिलेगा। 10 प्रोफेशनल्स वहां पर जा सकते हैं और वहां पर अपने ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को अपना काम भी दिखा सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये अवसर भी वहां मिलने वाला है। मैजेस्टिक बीच पर जो ओपनिंग नाइट होगी वहां पर भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, इसको लेकर उस पर प्रकाश डाला जाएगा, वहां दिखाने का उसको अवसर मिलेगा। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। मथुरा में प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने केडी मेडिकल कॉलेज के सभागार में एमबीबीएस के 2015 और 2016 बैच के 271 छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की डिजिटल शक्ति मिशन योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने छात्र छात्राओं से चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का आह्वान किया।
चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक विश्व गुरु रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि भारत की युवा पीढ़ी देश के गौरव को बढ़ाए। हमारे देश के छात्र छात्राएं ये टेक्निकल लाइन में, मेडिकल लाइन में आगे बढ़े, इसके लिए संकल्प पत्र में विधानसभा में जो वायदे किए उन एक एक वायदे पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारा देश तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा इन सब में इतने आगे था जिससे हमारे देश को विश्व गुरु की उपाधि मिली। आज पुनः आदरणीय मोदी जी और योगी जी उन्हें ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे किसी भी छात्र छात्रा को कहीं किसी भी शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई ना आए। स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में नामांकन के मामले वाराणसी का पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रहा। वाराणसी में 176% बच्चों ने स्कूलों में नामांकन कराया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष 10,000 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने सरकारी स्कूलों में नामांकन कराया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि कायाकल्प योजना से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है और अब लोगों में सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 4 अप्रैल को श्रावस्ती में की गई और उसके बाद विभाग ने प्रत्येक जिले का एक टारगेट निश्चित किया कि नामांकन में इस जिले का ये लक्ष्य होगा। वाराणसी जनपद को उत्तर प्रदेश शासन ने 43,000 नवीन नामांकन का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष हमारे जनपद ने कुल 76,000 नवीन नामांकन किया, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 176% होता है और 176% के साथ वाराणसी जनपद उत्तर प्रदेश में पहला जनपद बना, पहला स्थान लाया। इसके लिए हम सभी ने बहुत अच्छी कार्य योजना बनाई थी। एक एक शिक्षकों का लक्ष्य निर्धारित था, एक एक ब्लॉक का लक्ष्य निर्धारित था और प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चाहे नामांकन का काम हो, चाहे उसको प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग का काम हो, पूरी कार्य योजना और पूरी रणनीति के साथ हम लोगों ने काम किया। इस तरह से वाराणसी जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर आया। ये मेरा भाई है छोटा और ये इस स्कूल में पढ़ता है। पहले ये कहाँ पढ़ता था? पहले ये माँ दुर्गा एजुकेट स्कूल में पढ़ता था बौलिया पे और अब यहाँ पे पढ़ता है। यहाँ पे अच्छी सुविधा होने के कारण यहाँ मैंने एडमिशन करवाया है। वहाँ पे दूर पढ़ता था, यहाँ पे जो है कि पास में है और यहाँ अच्छी सुविधा है, इसलिए मैंने एडमिशन करवाया। प्राइवेट में पढ़ाते थे पहले, अपना नाम बताए तो मीना देवी। पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे, अब सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं और सब अच्छा ही पढ़ाई करते हैं बच्चे हमारे सब। हाँ, रेगुलर चलता है। यहाँ जब बच्चे नहीं आते तो मैम ऑनलाइन पढ़ाती हैं, मतलब सब सुविधा देती हैं। आजमगढ़ के नगरीय विकास अभिकरण विभाग यानी डूडा प्रशासन द्वारा स्थापित गौशालाओं से एकत्र हुए निराश्रित गौवंशों के गोबर से स्वयं सहायता समूह को रोजगार दे रहा है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गोबर से दीपक बनाने का कार्य कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रति माह 10,000 गोबर के दियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बाती के रूप में रुई भी लगी रहती है। मंदिरों में गोबर से बने दियों की जबरदस्त मांग हो रही है और गोबर के निस्तारण का कार्य भी बखूबी हो रहा है। डे एनुवेलियम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में हमारी स्वयं सहायता समूह है शासकीय गौशाला के गोबर से दिए का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जो निराश्रित गोवंश हैं उनको शासन की जो मंशा है उनको संरक्षित करने के लिए और एक आय का स्रोत भी बढ़ सके महिलाओं का, उसके लिए भी ये आवश्यक है। और इसमें हमारी रोशनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गाय के गोबर से दिए का निर्माण कर रही हैं। तो 1 महीने में 10,000 गोबर के दिए का निर्माण कर चुकी हैं। उन्होंने मंदिरों के आसपास जो दुकान है उनको सप्लाई किया है और काफ़ी अच्छा जनता का वो मिल रहा है इसमें। इसके अलावा ये दीपक को और
बहुपयोगी बनाने के लिए निर्माण करते समय हम उसमें रुई की बाती लगाती हैं, जिससे लोगों को आसानी हो सके। केवल तेल डालना है और जलाना है। मेरा नाम संजू निषाद है और हम रोशनी महिला समूह से जुड़े हैं और हम उसमें सचिव हैं। और ये गौशाला से गोबर आता है, हम उसको 10 लोग की टीम है, हम उसे बनाते हैं और मंदिर पे जाता है, जलता है, हम लोगों को अच्छा लगता है और इससे हमारा रोजगार। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित चिकित्सा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़ रहा है हेल्थ टूरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे के बाद हुए स्वदेश के लिए रवाना। प्रवासी भारतीयों ने फ्रांस में प्रधानमंत्री का किया जबरदस्त स्वागत। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान। रेपो रेट 4 से बढ़ाकर 4.4% किया गया। और लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश से बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत।